फाउंडेशन बैच में क्लास भी होती है, क्लास के साथ साथ बेसिक क्लास भी होती है। फिर बच्चा पढ़ेगा कब? 6 घंटे क्लास के बाद वो सिर्फ 4.5 घंटे पढ़ेगा। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो रात को 2-2 बजे तक भी पढ़ते हैं। फिर तो उनको नींद ही नहीं पूरी हो रही होगी, नहीं हो पा रहा नहीं, है। वो एनवायरनमेंट ही हमने ऐसा क्रिएट कर दिया है कि बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने के अंदर ही। अच्छा, मतलब आप उसके ऊपर टॉर्चर नहीं कर रहे हैं? छः नहीं, घंटे टॉर्चर कुछ क्लास, नहीं। 18 घंटे की नौकरी या 18 घंटे का स्टडी थी, तो बच्चों के साथ, स्टाफ के साथ अन्याय है। नहीं, लेकिन शिव शक्ति गुरुकुल एक मात्र संस्था है जो बच्चों के हित में सोचकर उनके साथ 24 घंटे लगा हुआ है। बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं जो लगभग 16-16, 18-18 घंटे तक काम करते हैं। इसका मतलब आप लोग एम्प्लॉय को भी टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन हमारे सिलेक्शन बैचेज में रिजल्ट बहुत ज़्यादा है। कि इस कोचिंग ने इतना रिजल्ट दिखा दिया, ये है तो क्या गुरुकुल का रिजल्ट अदर से बेहतर है या मतलब कम है? नमस्कार दोस्तों, शिव सृष्टि गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर वाद विवाद करने वाले हैं, यानी चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं, जो है सिलेक्शन बैच बनाम फाउंडेशन बैच। दोनों ही बैचों की अपनी एक विशेषता है और एक मजबूती है। सिलेक्शन बैच को आज रिप्रेजेंट करेंगे हमारे गौरव सर और फाउंडेशन बैच को करेंगे दामीवाल सर। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं दोनों की और क्या क्या अपनी अपनी मजबूतियां हैं। दोस्तों, शिव शक्ति गुरुकुल इस समय दो प्रकार के बैच रन कर रहा है, जिसमें एक फाउंडेशन बैच और एक सिलेक्शन बैच। मैं आज आपको यहाँ फाउंडेशन बैच के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। फाउंडेशन बैच शिव शक्ति गुरुकुल उन विद्यार्थियों के लिए रन करता है, वो विद्यार्थी जिन्होंने आज तक कोई कोचिंग ना की हो, वो विद्यार्थी जो शुरुआत करना चाहते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए। उन विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन बैच शिव शक्ति गुरुकुल रन करता है और उसके अंदर एक इस प्रकार की तैयारी करवाई जाती है जिससे कि बच्चे का जो है कॉम्पिटिटिव लेवल का जो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो बढ़ने के साथ साथ उसे एक कॉन्फिडेंस दिया जा सके कि हाँ, मैं सरकारी नौकरी लग सकता हूँ। दोस्तों, हम लोग सिलेक्शन बैच भी चलाते हैं। और सिलेक्शन बैच का मतलब है कि वो बच्चे जो सिलेबस पूरा कर चुके हैं और सिलेबस पूरा करने के बाद उनको कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टारगेट हो गया, टेस्ट हो गया, डाउट हो गया, असाइनमेंट हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए गुरुकुल सिलेक्शन बैच के माध्यम से हेल्प करता है। तो सर, ये फाउंडेशन बैच में क्लास भी कराते हैं? फाउंडेशन बैच में क्लास भी होती है, क्लास के साथ साथ बेसिक क्लास भी होती है। कितने बेसिक घंटे की क्लास क्लास कराते हैं? डेली सर 4 क्लास चलती है और एक क्लास का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1.5 आवर रहता है। मतलब 6 घंटे की मिनिमम क्लास करा रहे हैं। हाँ, कम से कम छः तो फिर घंटे बच्चा पढ़ेगा कब? वो मॉर्निंग में हम उसको 7 बजे उठाएंगे ही। उसके बाद में उसका फ्रेश व्रेश होने का, उसके बाद में ब्रेकफास्ट करने का, ब्रेकफास्ट के बाद में फिर उसको 9 बजे से उसका शेड्यूल स्टार्ट होगा ही। तो 9 बजे से लेकर 12:30 तक उसकी 2 क्लास चलेंगी। उसके बाद में 12:30 से 2:30 तक उसका लंच और रेस्ट का टाइम रहता है। फिर उसके बाद में 2:30 से 5:30 तक फिर 2 क्लास उसकी होगी। उसके बाद में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है 5:30 से 7 बजे तक, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है। उसके बाद का जो शेड्यूल है जिसमें 7 से 8:30 बजे तक उसको लाइब्रेरी में बैठना है, वहाँ अपना रिवीजन करना है, जो भी जितना सुबह पढ़ा होगा उसने क्लास में। उसके बाद 8:30 से 9:30 बजे तक डिनर का रहेगा और उसके बाद 9:30 से 12:30 लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना है। यानी 6 घंटे क्लास के बाद वो सिर्फ 4.5 घंटे पढ़ेगा? हाँ, 4.5 घंटे तो आपको लग रहा है कि 6 घंटे क्लास करने वाला बच्चा 4.5 घंटे में नहीं, कवर कर साढ़े पाए? चार घंटे में वो कोशिश करते हैं कि हम उनको टारगेट देते हैं कि कम से कम पहले हमें मैथ और इंग्लिश को पहले कवर करना ही हो। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 12:30 के बाद में पढ़ते हैं। ये कई बच्चे ऐसे भी हैं जो रात को 2-2 बजे तक भी पढ़ते हैं। तो फिर तो उनको नींद ही नहीं पूरी हो रही होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये एक उम्र होती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसके सोने का सिस्टम थोड़ा अलग होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है तो सोने का सिस्टम चेंज होता जाता है। तो मतलब आप उसके ऊपर टॉर्चर नहीं कर रहे हैं? छः नहीं, घंटे टॉर्चर कुछ नहीं क्लास, है सर ये। 4.5 घंटे का सेल्फ स्टडी, और फिर भी उसका सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा नहीं, है? वो एनवायरनमेंट ही हमने ऐसा क्रिएट कर दिया है कि बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने के अंदर ही। अच्छा। क्योंकि ये पूरे भारत के अंदर आप देखेंगे तो पहला संस्थान होगा जहां 24 घंटे बच्चे के साथ में रहकर एक पूरी टीम काम कर रही है अच्छा, और बिन मोबाइल के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही। हमारे सिलेक्शन बैच में तो हम क्लास देते ही नहीं। हम तो वहाँ पे दिन भर सुबह से लेकर शाम तक जो आपने शेड्यूल बताया, जहाँ आपने क्लासेस का बता रहे हैं, वहाँ हम क्या दिन भर टारगेट देते रहते हैं। और कभी मैथ का टारगेट, कभी इंग्लिश का, कभी जीएस का। और 7 से 8:30 जैसे आपने बताया सेल्फ स्टडी का, तो वहाँ पे हम डेली टेस्ट ले लेते हैं। अच्छा, डेली टेस्ट कवर करते हैं। तो टारगेट मतलब रैंडमली देते हैं या कुछ बना नहीं, रखा है आपने प्रॉपर फॉर्मेट? प्लानिंग बनी हुई है। जैसे भी सीजीएल की तैयारी कर रहे तो उसके लिए अलग प्लानिंग है, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे तो उसके लिए अलग, अच्छा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कर रहे तो अलग, हर चीज़ का हम प्लान बना लेते हैं। और सिलेक्शन बैच में क्या है कि डेली टेस्ट होता है। जी जी। और टेस्ट की बेस पर वीकली टॉपर्स दिए जाते हैं। और उनमें अच्छा नंबर लाने वाले को स्कॉलरशिप भी दिया जाता है, 5,000 रुपये से लेकर के टॉप 10 तक के बच्चों को अवार्ड देते हैं।
5,000, 4,000, 3,000 और 1,000 रुपये तो कई बच्चों को दे रहे हैं। अच्छा। और फिर जैसे आपने बताया कि क्लासेस हैं, तो क्लासेस अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, क्या है? हर सब्जेक्ट का टीचर अलग है और टीचर की क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया है वो ये है कि कम से कम उसे 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो इस फील्ड के अंदर, अच्छा या किसी टीचर ने एसएससी का कोई एग्जाम निकाला हो। ये जैसे बहुत सारे टीचर है जिन्होंने एक्साइज इंस्पेक्टर का भी निकाला है ये, और भी बहुत सारे एग्जाम है ये। आप भी पढ़ाते हैं? जी मैं पढ़ाता हूँ। आपने भी पास किया है? जी मैंने सीजीएल 2 बार क्वालिफाई किया है और टोटल 8 गवर्नमेंट जॉब मैंने क्वालिफाई की है। 2 बार में क्वालिफाई करके 8 कैसे हो गए? नहीं, टोटल 2 सीजीएल ओके, और बाकी और सीजीएल के अलावा बाकी जो है सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, रेलवे का भी एग्जाम निकाला है। अच्छा, तो जो टीचर्स हैं उनको कोई जानता तो है नहीं आपके वाले को सोशल मीडिया में? नहीं, सोशल मीडिया एक्चुअल में गुरुकुल जो है सोशल मीडिया के ऊपर काम कम कर रहा है ये। अच्छा यानी जो दिखावटीपन है उसको कम, जो रियल जो ग्राउंड है एक तरह से, ये जो प्रैक्टिकल जो ग्राउंड है उसके ऊपर मेनली काम ऐसा करता है। कहना चाह रहे हैं कि जैसे आईआईटी के टीचरों को कोई नहीं जानता लेकिन आईआईटी हाँ बहुत हाँ आगे बिल्कुल है, बिल्कुल। वहाँ के टीचरों को कोई नहीं जानता है जी जी लेकिन वहाँ से बच्चे जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जी जी तो इसी तरीके से आपको टीचर्स को नहीं भी जान रहे हैं लेकिन वो लोग अपने कंटेंट में अपने सब्जेक्ट में जी अच्छे जी हैं। जी मतलब ये जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे दिख रहे हो तभी टीचर हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर जो टीचर है वो हद से ज्यादा दिख रहा है, लेकिन जब आप उसका पीछे का उठाकर देखेंगे कंटेंट वगैरह एक तरीके से, ये तो वहां आपको रियलिटी नजर आएगी कि रियल। ऐसा और तो नहीं है आपके टीचर सोशल मीडिया में नहीं दिख रहे हैं तो इसलिए आप उन टीचरों की बुराई कर रहे हैं जो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बुराई नहीं कर रहा हूं मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारे टीचर ही ऐसा है, मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूँ ये। लेकिन हमारे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे यूनिक है, और वहाँ बेसिकली जो टीचर है वो बच्चों के साथ 24 घंटे जुड़ के उनके साथ में काम कर रहा है। तो क्या जरूरत है बच्चों को 24 घंटे जुड़ने का? बच्चे अपने पढ़े अपना नहीं सर, देखो समाज में किसी न किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ये। अच्छा वरना तो आप देख रहे हैं कोचिंग बहुत सारी है, अच्छा लेकिन शिव शक्ति गुरुकुल एक मात्र संस्था है जो बच्चों के हित में सोचकर उनके साथ 24 घंटे लगा हुआ है। अच्छा। बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं जो लगभग 16-16, 18-18 घंटे तक काम करते हैं। इसका मतलब आप लोग एम्प्लॉय को भी टॉर्चर कर रहे हैं? नहीं, टॉर्चर नहीं करना है सर, ये बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए ये पूरी टीम पूरी जी जान से लगी हुई है। 18 घंटे की नौकरी या 18 घंटे का स्टडी थी तो बच्चों के साथ स्टाफ के साथ अन्याय है? नहीं, अन्याय कुछ नहीं है। मैंने आपको जैसे कहा कि हर व्यक्ति की एक उम्र होती है। ये छोटा बच्चा जो है उसको सोने के लिए उसका टाइम थोड़ा सा अलग होता है, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है फिर जैसे घटेगी तो सेम वो बच्चे का प्रोसेस। स्टाफ भी भाग जाते होंगे? नहीं, स्टाफ ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि शिव शक्ति गुरुकुल में अगर कोई स्टाफ काम कर लेता है तो वो यूं मान के चलिए कि किसी भी फील्ड में काम कर लेंगे, वहां रुकेगा नहीं। मतलब अच्छा, ये मतलब मैं पूरे दावे के साथ कह ऐसा सकता सुनने में आपके लाइब्रेरियन की भी नौकरी लग जाती है? हूं। हाँ, लाइब्रेरियन की लगी है ये। तो यहाँ जो स्टाफ काम करने वाला है वो इतना मेहनती बन जाता है कि अगर वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, जैसे अभी कुछ लेटेस्ट एक एग्जाम्पल था एक कैंपस का ये, तो वहां भी मतलब एक हरियाणा का भी एक एग्जाम हुआ, सीएटी का एग्जाम हुआ, तो उस बच्चे के 75 नंबर आ रहे हैं और लाइब्रेरियन का काम कर रहा है। अच्छा मतलब 12 घंटे की वो अगर ड्यूटी दे रहा है तो उसके बावजूद इतने नंबर लाना तो मतलब एक छोटी बात नहीं है। अच्छा तो ये मोटिवेशन उसको भी बच्चों से मिलता है कि इतना ये कर रहे हैं। अच्छा एक गार्ड है तो वो भी तैयारी कर रहा है ये, अच्छा। तो उम्मीद है कि मतलब वो भी जल्दी नौकरी लग जाएगी। तो मतलब अभी तक आपने बताया कि एक अच्छा क्लासरूम दे रहे हैं, जी 8-6 घंटे क्लासेस हैं, लगभग 4.5 घंटे मिनिमम सेल्फ स्टडी है, जी जी तो लगभग 10.5 घंटे का तो शेड्यूल हो गया। जी और बच्चे 1-2 घंटा एक्स्ट्रा भी एफर्ट कर लेते हैं जी और आप लोग प्रॉपर टाइम टू टाइम गाइड करते हैं क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। हमारे सिलेक्शन बैचेज में क्या है कि सुबह 8:30 से शुरू कर देते हैं और रात को 12:30 तक लेके जाते हैं। यानी सुबह 4.5 घंटे, जी दोपहर को 3 घंटे, फिर 1.5 घंटे और फिर रात को 3 घंटे, तो लगभग 12.5 घंटे काम वहाँ पे शेड्यूल कवर अप कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे सिलेक्शन बैचेज में रिजल्ट बहुत ज़्यादा है। रिजल्ट इन द सेंस मैं कहूँ तो अदर कोचिंग के कंपैरिजन में कितना है? जैसे कई बार बच्चे पूछते रहते हैं ये हाँ, कि इस कोचिंग ने इतना रिजल्ट दिखा दिया ये है, तो क्या गुरुकुल का रिजल्ट अदर से बेहतर है या मतलब कम है? नहीं बेहतर का तो बात ही नहीं है, हमारे दूर दूर तक हमारी तुलना में कोई नहीं है। हम सिलेक्शन बैचेज में हमारे पास बच्चे कम होते हैं, लगभग 700-800 होते हैं। 700-800 में मान के चलिए कि इसमें से मोर देन 90% मेंस भी दे रहे होते हैं। और लास्ट ईयर भी इतना टफ कट ऑफ जाने के बावजूद भी हम लगभग 150 के आसपास, 173 के आसपास हम रिजल्ट लेके गए। बीच बीच में हमारे कभी CHSL में, कभी रेलवे में, कभी स्टेट के एग्जाम में, तो मुझे लगता है एवरेज 400-500 बच्चे हम हर साल पास करवा रहे हैं। और मुझे लगता है यदि 700-800 बच्चों में आप 400-500 रिजल्ट लेने में सक्षम हो रहे हैं तो एक अच्छी बात मानी जा सकती है। जी, हालांकि जी। मेरी लड़ाई ये चलती रहती है कि 100% हो, ऐसा कोई बच्चा ना जो ना सेलेक्ट हो। नहीं, मैं कई बार महसूस करता हूँ कि बच्चा फेड अप हो जाता है 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में, और वो स्किप कर जाता है। हालांकि बाद में उनके भी सिलेक्शन होते हैं, उनके भी मैसेज आते हैं, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि वो रुक जाते तो ज़्यादा अच्छा करते।
और रिजल्ट का बेस क्या रखते हैं, मॉक हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, डेली एक फुल मॉक लेते हैं, जीएस का लेते हैं, सैटरडे को 3 मॉक लेते हैं। तो मुझे लगता है मॉक से क्या होता है कि बच्चा अपग्रेड होता रहता है, सीरियस होता है, डिसिप्लिन आता रहता है और अपने वीकनेस पे काम करता है। और इस अच्छा, जैसे वीकनेस को एक बार टोकना जी चाहूंगा मैं, ये जैसे आपने कहा कि टेस्ट लेते हैं, हम्म, तो बच्चा टेस्ट के बाद में उसका एनालिसिस कैसे करेगा? हाँ, टेस्ट का हम वीडियो एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, मैथ इंग्लिश का वीडियो एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, डाउट टीचर भी साथ में रहते हैं, और मेंटोर्स का हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। हर बच्चे अच्छा। को 1 to 1 मतलब कहें कि प्लान बनाया जाता है और उस प्लान के अकॉर्डिंग उसको काम किया जाता है। हर 14 दिन में मिनिमम मिलना है, मिनिमम। उससे कम पे भी मिल सकते हैं, कुछ बच्चे हैं डेली मिलते हैं, कई बार वो डिमोटिवेट हो रहे हैं, कई बार उनको नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे किसी का जी ये सीईटी दूं, सेंटर दूं, जी। यूपी टेट दूं, यूपी पैट दूं, इस तरीके के डिसीजन भी हम कई बार ले रहे होते हैं कि ये देना जरूरी, ये देना जरूरी। जैसे हमारा होता है कि यदि मेंस लेवल तक पहुंच गए तो सारे एग्जाम देने हैं, कोई सा भी एग्जाम आपको छोड़ना ही नहीं। तो इसका भी हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। और मजे वाली बात क्या है कि हमारा सिलेक्शन बैच बिना मोबाइल के होता है, आपका फाउंडेशन बैच भी शायद बिना मोबाइल के हाँ, होता है, बिना मोबाइल के ही। लेकिन आपके फाउंडेशन में लैपटॉप अलाउ है शायद। फाउंडेशन में लैपटॉप अलाउ, लेकिन टैब अलाउ नहीं है। टैब अलाउ, हमारे हाँ। सिलेक्शन में टैब अलाउ है। पर्पज क्या है कि यदि किसी बच्चे को कोई कोर्स करना है या थोड़ा बहुत करना है तो कवर कर ले। फाउंडेशन में शायद इसलिए टैब नहीं अलाउ करते हैं कि छोटे बच्चे हैं, बदमाशी ज्यादा करेंगे। अच्छा। ये तो मैं आपसे हाँ पूछ हाँ रहा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हूँ इसलिए। वो एक्चुअल में क्या होता है, फाउंडेशन बैच में जो है वो बच्चे 12th पास किए हुए होते हैं ये, या क्या सिर्फ जिसे 12th वाले ही होते हैं? क्या? फाउंडेशन में सिर्फ 12th वाले नहीं ही नहीं होते नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 12th वाले तो होते ही हैं, हैं? जो नए नए जिन्होंने अभी मतलब अच्छा, एकेडमिक लेवल बेसिकली पास क्या है किया कि है जो ये। नया तैयारी कर रहा था तो जोश तो होता है, लेकिन समझ कम होती है, हाँ। मेच्योरिटी कम होता है, जी जी तो जी इसलिए आप वहाँ पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रख रहे होते हैं। जी। अच्छा, मैंने देखा कि जो बच्चे फाउंडेशन से आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई बच्चे लास्ट ईयर भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया रिजल्ट लेके चले गए। 19 साल का बालक, नाम भूल रहा हूँ, वो था, कई बच्चे पहले अटेम्प्ट में ही लेके निकल गए। 19 साल का निखिल होगा हाँ शायद। हाँ, निखिल मौर्य। निखिल, हाँ। हाँ, तो ऐसे कई बच्चे थे जिनको आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार करके भेजा। जी जी। और कई चीजों में देखता हूँ कि फाउंडेशन वाले जो बाहर से सिलेक्शन बैच के बच्चे आ रहे हैं उनसे बहुत अच्छे होते हैं, खासकर जीएस में। इसमें इसमें मैं टोकना चाहूंगा जी। कि जैसे मेरे कई बच्चों से बातचीत होती रहती है ये, तो कई बच्चे कहते हैं कि सर हम फाउंडेशन में आ गए हैं, यहाँ क्लास करने का हमें क्या बेनिफिट होगा, कैसे ही है। तो अब तक का जो मेरा अनुभव है ये वो ये है कि अगर कोई बच्चा 6 से 8 महीने फाउंडेशन को अगर सही से कर लेता है ये, तो मतलब मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, और आप भी जो यूट्यूब पर देख रहे हैं ये, कि वो बच्चे जो अक्सर बाहर रहकर तैयारी करते हैं और अपने 2 साल 3 साल खराब कर लेते हैं लेकिन फिर भी पूरा कोर्स नहीं कर पाते हैं ये, वो एक्चुअल में कोर्स करने के चक्कर में कोर्स कर जाते हैं ये। जबकि हमारे यहाँ जो बच्चा है वो 6 से 8 महीने जब पूरी क्लासेस कर लेता है और उसके बाद उसका जब आप रिजल्ट देखेंगे और उसको कॉन्फिडेंस देखेंगे ये, वो एक एक्सट्रीम लेवल का कॉन्फिडेंस ही है। अच्छा। दूसरा, आपने भी कहा कि जैसे टेस्ट सिलेक्शन बैच में डेली होता है, हम वहाँ डेली टेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि बच्चा पहली बार तैयारी करता है तो उसको रिवीजन का टाइम भी चाहिए। तो हमने क्या कर रखा है कि वहाँ वीकली टेस्ट का कॉन्सेप्ट कर रखा है। और वीकली टेस्ट में क्या करते हैं, एक वीक के अंदर हम 4 सब्जेक्ट जो एग्जाम में पूछता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, और एक वीक के अंदर मैथ और इंग्लिश, यानी एक वीक में उसका सेक्शनल टेस्ट होगा और एक में उसका फुल टेस्ट होगा, अच्छा। जिससे कि उसका जो मैथ और इंग्लिश है वो थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रांग हो सकेगी। अच्छा। क्योंकि मैथ और इंग्लिश से 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप क्लासेस के दौरान तैयार कर सकते हैं लेकिन बाद में तैयार नहीं हो पाएंगे ये। अक्सर स्टूडेंट यही गलती करता है, जैसे जीएस है तो मैथ और इंग्लिश को कई बार थोड़ा सा वेटेज कम करके और उसकी क्लासेस ज्यादा करने में लगा रहता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि उसकी क्लास नहीं करनी है, लेकिन फाउंडेशन के दौरान अगर आप सबसे पहले मैथ और इंग्लिश के ऊपर अगर पूरा फोकस करते हैं तो इसका फायदा आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मिलने वाला है ये। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि वहां से जो नींव मजबूत होती है ये, वो ये वजह है। तो आप डेली मैथ इंग्लिश की डेली क्लास देते हैं आप? मैथ इंग्लिश की डेली क्लास है, और बाकी जो सब्जेक्ट है उसका हमने स्लॉट अलॉट कर रखा है, पूरा एक टाइम बना रखा है कि इस टाइम पर ये क्लास जाएगी, इस वीक में ये जाएगी क्लास। अच्छा, तो मैथ एक बैच में एक टीचर देते हैं, दो देते हैं? नहीं, मैथ में 2 टीचर ही हो और उसके एडवांस का पीछे, अलग और हाँ, बेसिक अलग। एडवांस का अलग, और जिनकी एक्सपर्टीज जिस सब्जेक्ट में। इंग्लिश में इंग्लिश में भी 2 सब्जेक्ट है सर। वोकैब का अलग, ग्रामर हाँ, का वो अलग। केम के अलग है और पता ग्रामर। चला है कॉम्प्रिहेंशन का भी प्रैक्टिस करवाते हैं आप हाँ, लोग? कॉम्प्रहेंशन की अलग से प्रैक्टिस होगी। अच्छा। और जो वीकली टेस्ट ले रहे हैं, जो 14 14 दिन पे बताए फुल मॉक, और फिर 14 दिन पे सेक्शनल मॉक, तो इसके बीच पे कुछ आप लोग भी अवार्ड अवार्ड देते हैं? हाँ, वही उसका मंथली एक तरह से हम स्कॉलरशिप अवार्ड देते ही हैं, और हाँ। इसके अलावा वीकली जो अवार्ड है वो अलग से देते हैं, जिससे क्या वीकली होता भी है। दे रहे हैं, हाँ, स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं? जिससे बच्चों में क्या एक मोटिवेशन बना रहता है ओके। ये। मान लीजिए कोई बच्चा फाउंडेशन में अलग से अपना क्लास करना चाहता है, तब?
अलग से क्लास करना चाहता तो उसको परमिशन लेनी होगी, और अच्छा। वो उसी कंडीशन में मिलेगी। जैसे मान लो किसी ने ये कहा कि मैंने 4 सब्जेक्ट है, मैं 3 सब्जेक्ट क्लास यहाँ से करना चाहता हूँ, एक सब्जेक्ट मैंने 70% पहले से कंप्लीट कर रखा है। नहीं, मान लीजिए मैं तो आ रहा हूँ एज स्टूडेंट, मैं सिर्फ रहना चाहता हूँ, सारी क्लास बाहर से करना चाहता हूँ, तो क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत उसमें सर बहुत सारी है ये। नहीं नहीं, नहीं, बच्चा करना चाहता है तो आपको क्या दिक्कत है? उसको परमिशन दीजिए। परमिशन देंगे, लेकिन उसको उसके साथ साथ टेस्ट भी यहाँ देना पड़ेगा। अच्छा, टेस्ट कंपलसरी हाँ, रखेंगे, टेस्ट मेंटरशिप कंपलसरी, कंपलसरी मेंटरशिप लेनी रहेगा। पड़ेगी। ओके। उसको अगर डाउट आता है तो डाउट टीचर में डाउट पूछ सकता है। अच्छा, और भी किसी मतलब सब्जेक्ट, क्लासेस कंपलसरी नहीं है, वो जहाँ से चाहे जैसे चाहे वो कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है आपकी तरफ? हाँ उसमें कोई रोक टोक है नहीं। ओके ओके। और कोई असाइनमेंट भी देते हैं आप लोग फाउंडेशन बैच में? फाउंडेशन बैच में हम कुछ सब्जेक्ट का तो बुक अवेलेबल करवाते हैं, अच्छा। और बाकी जो और सब्जेक्ट है उनके सीट वगैरह जो है, स्टेट टाइम टू टाइम देते हाँ रहते टाइम हैं, टू टाइम ऐसा सुना है कि अपडेटेड। हर टॉपिक खत्म होने के बाद उस पर एमसीक्यू भी करवाते हाँ हैं। वो जीएस में हम करते हैं ये। अच्छा। जैसे हम मैथ में क्या करते हैं, जो टॉपिक शुरू स्टार्ट होता है, आज शुरू होने वाला है, तो उससे पहले बच्चे के पास में सीट चली जाएगी ये। तो उससे क्या, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा कि हाँ टीचर ने मतलब स्टार्ट कर दिया, अब मुझे बाद में मिलेगी, कब मिलेगी। अच्छा, सीट देने के पीछे भी एक लॉजिक है हम्म। कि आपने देखा होगा एग्जाम हर 1-2 महीने में ऐसे जगह कोई ना कोई चलता रहता है, तो वो सीट क्या होती है, हम अपडेट करते रहते अच्छा, हैं। जैसे जैसे एग्जाम आया वो फिर। हाँ, उसके क्वेश्चन फिर उसमें इंसर्ट कर देते अच्छा, हैं। ये तो हम लोग सिलेक्शन बैच में भी कर रहे हैं, हम लोग जो भी लेटेस्ट एग्जाम हो रहा होता है वो बच्चों तक पहुंचा रहे होते हैं, डेली बेस पे असाइनमेंट दे रहे जी होते जी हैं। तो मुझे लगता है कि फाउंडेशन में क्लासेस देते हैं, सिलेक्शन में क्लासेस नहीं देते हैं। जी जी फाउंडेशन में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होता है, सिलेक्शन में थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं। वहाँ वीकली टेस्ट होता है, यहाँ डेली टेस्ट होता है। जी जी। असाइनमेंट आप भी दे रहे हैं, असाइनमेंट हम भी दे रहे हैं। हमारे फाउंडेशन बैच में अगर जैसे बच्चे ने कोई क्लास कर ली, तो क्लास करने के बाद में बच्चे को अगर मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट होता है, तो उसके लिए हमने एक पूरी डाउट टीचर की टीम बना रखी है। अच्छा। डाउट टीचर का मतलब यहाँ यह नहीं है कि टीचर के ऊपर डाउट करना, उसका मीनिंग ये है कि बच्चे के डाउट को सोल्व करना ही। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ये, कि अक्सर एक विद्यार्थी जब तैयारी करता है और अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में उसको डाउट आ रहा है, तो डाउट को पूछने के लिए वो या तो अपने फ्रेंड को कॉल करता है। ये मैं बाहर का बता रहा हूँ, और गुरुकुल का जो कॉन्सेप्ट है फाउंडेशन बैच का, ये उसमें क्या डिफरेंस है ये। तो अपने फ्रेंड को कॉल करेगा, जैसे मान लीजिए मैथ में एलजेब्रा में किसी क्वेश्चन में डाउट आए और उससे नहीं बन रही है, तो अब बाहर का कॉन्सेप्ट क्या है कि रूम में रहकर तैयारी करेगा ये। तो रूम पर तैयारी करेगा तो अपने दोस्त को फोन करेगा कि ये डाउट आ रहा है, मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ या टेलीग्राम पर भेज रहा हूँ, कहीं पर भी सोशल मीडिया का जो भी है। तो उसमें एक बड़ी दिक्कत क्या है कि उधर से रिप्लाई आएगा तब तक कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। यानी एक क्वेश्चन के डाउट को सोल्व करने के लिए उसने अपना आधा घंटा खराब कर दिया। और अभी कोई जरूरी नहीं है कि उसको मिल ही जाए डाउट। हाँ, मिल ही जाए, ये भी कोई श्योरिटी नहीं है ये। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि अगर आपको डाउट आता है तो उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन है ये, तो यानी आपने विद इन वन कोई मिनट। डाउट रूम बना रखा है? हाँ, डाउट रूम उसके लिए हमने असाइन कर तो रखे वहाँ डाउट टोटल। टीचर बैठे होते हैं, जी 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 सेम जैसे सिलेक्शन बैचेज में भी हमने जी, सुबह हर 9 बजे बिल्डिंग में से एक एक दो लेकर। दो डाउट टीचर हर हाँ शिफ्ट में हाँ बना कर रखते हैं। जी। तो डाउट टीचर मेनली मैथ इंग्लिश के ही होते होंगे, जीएस रीजनिंग के तो नहीं होते होंगे? मेनली सब जो डाउट आता है वो मैथ और इंग्लिश में आता है, और जो मैथ का डाउट सोल्व करता है वो रीजनिंग का भी कर ही कर लेता ही है। देता है, ठीक है। और जीएस में कोई डाउट होता है तो मुझे लगता है सिलेक्शन बैच में हम लोग रहते हैं, जी जी गूगल से ही बच्चे हेल्प ले लेते हैं, फाउंडेशन में भी कई सारे टीचर्स हैं। जी 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 जी। ओके। तो एक तो आपके फाउंडेशन में डाउट का फीचर है, डाउट का फीचर है। हमारे सिलेक्शन में भी इस तरीके का है। सुना है कुछ रेमेडियल भी करते हैं आप लोग, क्या है रेमेडियल? रेमेडियल का जो कॉन्सेप्ट है सर, वो लाइब्रेरी और जो डिस्कशन होता है ये, उससे हटकर कॉन्सेप्ट है ये। और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या होता है कि जैसे क्लासेज हो चलती है, तो क्लासेज में टीचर होता है ये। तो इस समय क्या होता है, टीचर नहीं होगा यहाँ, एक डाउट डाउट टीचर की पूरी टीम होगी और उसके साथ में मेंटोर भी रहेंगे ये। वहाँ क्या होता है, बच्चे को टारगेट दिया जाता है और टारगेट के अकॉर्डिंग बच्चा जो अपनी सीट लेकर आता है, और वहीं वो वहाँ पर क्वेश्चन को करेगा ये। अब इसका बेनिफिट क्या है ये, एक तो उसको ये फील आता है कि मैं, जैसे एग्जाम वाला जो माहौल होता है ये, कि सारे बच्चे बैठे हैं ये, तो सारा गेम जो है वो एनवायरनमेंट का ही है। बच्चा कई बार क्या होता है, अकेले पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोर होने लगता है, कुछ भी और सब्जेक्ट उठा लेता है। लेकिन रेमेडियल में क्या करेगा, हमने टारगेट कर दिया कि जी मैथ को ही करना है आपको, तो 1.5 घंटा मैथ को ही करना पड़ेगा ये। अब मान लीजिए उस दौरान 1.5 घंटे के दौरान वो कोई क्वेश्चन अगर कर रहा है ये, और किसी क्वेश्चन के अंदर अगर मान लो उसको कोई प्रकार का डाउट है, तो अब ये नहीं है कि रेमेडियल के दौरान वो वहां से उठकर डाउट रूम में जाएगा, यानी उसको वहां जाने की नीड नहीं है। उसको केवल एक इशारा करना है, ऐसे इतना सही है, और इतना सा करते ही मेंटोर सिग्नल देगा डाउट टीचर को ये, और वो डाउट टीचर उसके पास में जाएंगे, उसके डाउट को इंस्टेंटली सोल्व कर देंगे। ये रेमेडियल का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट सिलेक्शन बेस में है?
सिलेक्शन में भी है, लेकिन इसका एक अंतर है कि वहाँ डाउट टीचर बच्चे के पास नहीं रहेगा, बच्चा ही डाउट टीचर के पास आएगा। अच्छा। हालांकि मैंने जो देखा कि रेमेडियल आने के बाद डाउट टीचर्स की संख्या बढ़ गई। जी 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 जी। इसका मतलब है डाउट बढ़ गया, इसका मतलब है कि बच्चे में सीरियसनेस ज्यादा आ गया, यानी नहीं, वो। उसमें एक वजह और भी है ये हम्म, कि जब लाइब्रेरी में पढ़ेगा बच्चा तो कई बार जैसे मान लो मैथ का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है ये, और जो कमजोर बच्चा होता है वो अक्सर क्या होता है, थोड़ा सा डिमोरलाइज जल्दी होता है। जैसे मान लीजिए मैथ में वो 5 क्वेश्चन लगाने के बाद छठे क्वेश्चन सातवें क्वेश्चन बड़ा नहीं हुआ, आठवां नहीं हुआ, नौवां नहीं हुआ, तो वो क्या करता है, सब्जेक्ट को चेंज कर देगा। यहाँ उसके पास सब्जेक्ट चेंज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है ये, यानी उसको मैथ करना है तो मैथ करनी ही होगी ये। और जब आप इतना अगर किसी को कंपल्सन कर देंगे तो यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। और यही वजह है कि फाउंडेशन बैच में जो बच्चे की नींव मजबूत होती है, वो सबसे बड़ा रीजन यही है कि अच्छा। उसको हमने टारगेट कर दिया कि ये करना है तो करना ही पड़ेगा ये। अच्छा, डायरी में हम लोग जैसे सिलेक्शन बैच में डेली डायरी भरवाते हैं, जी जी क्या पढ़े कितने मार्क्स आए, फिर एक डायरी चेक करता है और उस डायरी के बेस पर ही मेंटोर जी गाइड जी। करता है। तो फाउंडेशन में भी ऐसा कुछ कर रहे हैं? फाउंडेशन में सेम कॉन्सेप्ट है ये, अच्छा। और डायरी के साथ साथ मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा इसके बाद में, गैप रिपोर्ट का भी कॉन्सेप्ट है ये। गैप का क्या फुल फॉर्म है ये? गुरुकुल अभ्यास पत्रिका ये। उसमें क्या करते हैं आप लोग? अभी मैं बताऊंगा, पहले मैं आपको डायरी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि अच्छा। डायरी में क्या होता है। जैसे बच्चे की सुबह 9 बजे से क्लास स्टार्ट है, 12:30 तक क्लास हुई, उसके बाद 2:30 से 5:30 तक क्लास हुई। उन क्लासेस के दौरान उसने किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक को रीड किया है, यानी क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया, वो सारा वहां पर मेंशन करना है। उसके बाद नाइट में जो 7 से 8:30 का टाइम है, 9:30 से 12:30 का टाइम है, जो लाइब्रेरी या जो रेमेडियल का कॉन्सेप्ट है, उसमें उस बच्चे ने किस चीज को रिवाइज किया है वो वहां पर मेंशन करना होगा ये। इससे क्या होगा कि नाइट में जब वो वहां लाइब्रेरी से निकलेगा तो पूरा अपना एक ग्राफ देख लेगा कि आज मैंने दिन के दौरान गुरुकुल में रहकर सुबह 7 बजे से उठकर रात के 12:30 बजे तक मैंने एक्चुअल में किया क्या है ये। यानी पूरा उसके पास में पूरा ग्राफ है, वो पूरा ये एनालिसिस कर सकता है कि मैंने यहाँ ये चीज़ पढ़ी, और अब जब मैंने रिवीजन किया तो आज मैंने मान लो 3 सब्जेक्ट का कर लिया, चौथे सब्जेक्ट का मैं कर रहा था आधा ही हुआ है, इसका मतलब मुझे मेरी यहाँ गलती है तो मुझे आगे चलकर अब अगले दिन ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी। ये कॉन्सेप्ट तो है डायरी का ये। और डायरी जब वो फिल कर लेगा तो उसके बाद में उसके लिए एक अलग से पर्सन हमने असाइन कर रखा है जो उसको पूरा प्रॉपर देखेगा कि कहाँ उसने कोई गलती तो नहीं की है, कहीं फॉर्मेलिटी तो पूरी नहीं की है डायरी के नाम पर, तो वो साइन वगैरह करेगा, और वो तभी साइन करेगा जब वो प्रॉपर भरी होगी। अगर बच्चा डायरी को नहीं भरता है तो गुरुकुल ने एक कॉन्सेप्ट और शुरू कर रखा है जिसका नाम है जीपीसी। मतलब कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते, वो एक जैसे आईपीसी आपने सुना होगा, इंडियन पेनल कोड है ये, तो वैसे गुरुकुल का अपना एक पेनल कोड है जीपीसी है। तो उसके तहत बच्चे को एक फाइन का कॉन्सेप्ट वो किया जाता है। तो फाइन का टारगेट केवल ये है कि बच्चा डिसिप्लिन में रहे, क्योंकि वो माता पिता जो बच्चे की इतने फीस भर रहे हैं ये, और उसके बावजूद अगर उनको फिर रिजल्ट ना मिले तो फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके माता पिता भी अपने आप को एक ठगा हुआ सा फील करते हैं। तो गुरुकुल किसी सूरत में ये नहीं चाहता कि आपका बच्चा अगर यहाँ पर तैयारी कर रहा है और इस दौरान उस बच्चे के ऊपर अगर ध्यान नहीं दें तो कहीं ना कहीं आपके मन में यह आएगा कि मैं आखिर गुरुकुल में क्यों भेजूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक एक बच्चे का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड गुरुकुल के पास में रहता है। और आप वो सभी माता पिता जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने बच्चे का पूरा रिकॉर्ड अपने घर से भी देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट गुरुकुल ने अपना एक यूनिक कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जिसमें आप उसकी पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं ये। और उसका लिंक भी हम आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में देंगे ये, वहाँ से आप जाकर उसकी प्रॉपर जो रिकॉर्ड है, सारा बच्चा आपका क्या करता है सुबह से लेकर शाम तक का, ये पूरा डेटा आप अपने मोबाइल के अंदर देख सकते हैं। तो ये पूरा एक डायरी का कॉन्सेप्ट है ये। ये जो और गार्जियन देख सकते हैं उसमें क्या क्या देख सकते हैं? जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को अगर कोई एग्जाम देने जाना है, हम्म। और एग्जाम देने जाना है तो ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से चला जाएगा, उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट बना रखा है गेट पास का, ये सारा सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है ये। यानी जब गेट पास मिलेगा तभी उसको वहां से जो अथॉरिटी है, ऑथराइज जो पर्सन है ये, वो अलाउ करेंगे वहां बाहर जाने के लिए। तो आज गेट पास अगर लिया है तो किस वजह से लिया है और किस टाइम के लिए लिया है। अब घर बैठे माता पिता को तो कैसे पता चलेगी कि बेटा यहाँ पढ़ रहा है आज रूम पास लिया है, या मान लीजिए कोई बच्चे की अगर तबीयत हल्की फुल्की खराब है, वो चाहता है कि मैं 1-2 घंटे रेस्ट कर लूँ टैबलेट वगैरह लेके ये, तो उन पेरेंट्स को भी ये पता होना जरूरी है कि बच्चा एक्चुअल में यहाँ कर क्या रहा है ये। मतलब उनके पैसे की सही कीमत जो है वो तभी पता चल पाएगी। तो वो सारा उसमें गेट पास, रूम पास, उसके एग्जाम में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कब उसकी मेंटरशिप हुई है ये, उसने रेमेडियल लिया है नहीं लिया है, क्लासेस ली है या नहीं ली है, ये सारी जानकारी जो है पेरेंट्स अपने घर से अपने मोबाइल में लॉगिन करके देख सकते हैं। अच्छा। ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसमें मैसेज भी जा रहा है गार्जियन के पास, नहीं जा रहा है? मैसेज का कॉन्सेप्ट अभी जैसे कुछ पेरेंट्स से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा वैसे हम प्रॉपर तो देख ही रहेंगे,
लेकिन अगर आप मैसेज का कॉन्सेप्ट कर देंगे ये, तो वो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। और इस बारे में हमारी टेक्निकल टीम से बात हुई है, और कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो जाए मैसेज का कॉन्सेप्ट। और वो कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो जाएगा पेरेंट्स के लिए कि अगर बच्चे ने यहाँ 1 सेकंड में कोई हरकत की, हरकत का मतलब इन द सेंस ये है कि जैसे मान लीजिए उसने कोई गेट पास लिया, तो पेरेंट्स को सीधा मैसेज आएगा कि आपके बच्चे ने ये गेट पास लिया है, आज हो सकता है कोई एग्जाम वगैरह देने जा रहा होगा, या हो सकता है घर के लिए निकल रहा होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम जल्दी करने। गैप रिपोर्ट क्या है? गैप रिपोर्ट बताएं। गेप रिपोर्ट का मतलब है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है गुरुकुल अभ्यास पत्रिका। ये भी एक गुरुकुल का पूरे भारतवर्ष में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें बच्चे को पूरा एक सिलेबस दिया जाएगा। सिलेबस का मतलब ये है कि टीचर उसको कौन कौन सा टॉपिक उसमें वाइफरकेट करके पढ़ा रहा होगा। तो वो चीज़ तो हो गई है। उसके अलावा उस बच्चे को उसमें कॉलम ऐसा लिखा हुआ है कि मान लीजिए टीचर ने आपको कोई सीट दी है और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं वो वहाँ वो मेंशन कर लेगा। मेंशन करने के साथ साथ उसमें आगे ये कॉन्सेप्ट है कि इस बच्चे ने ये क्लास ऑफलाइन की है कि ऑनलाइन की है, तो उसको वहाँ टिक करना पड़ेगा कि हाँ मैंने ऑफलाइन की है तो ऑफलाइन, अदरवाइज मैंने ऑनलाइन। इसके अलावा उस बच्चे ने उस सीट को एक बार अगर लगा लिया है, तो अब ये बच्चे से हमें कैसे पता चलेगी, क्योंकि जब हम मेंटरशिप करेंगे तो बच्चे की पूरी हमें रिपोर्ट चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे रिवीजन 1 का एक कॉलम है उसमें, ये अगर उसने कर लिया है तो टिक करे। रिवीजन अगर 2 बार कर लिया तो 2 बार टिक करना पड़ेगा। 3 बार कर लिया तो 3 वाले कॉलम में टिक करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर उसके कोई डाउट है तो एक कॉलम और है कि क्या उसको जो डाउट आए वो डाउट टीचर से सोल्व हुए कि नहीं हुए, अगर नहीं हुए तो क्या वजह है। ये रीजन सारा चेक करेंगे जो मेंटोर है। ये पूरा एक रिपोर्ट हमने ऐसा तैयार किया है। इसके अलावा इसमें एक लास्ट में हमने ऐसा कॉलम भी तैयार किया है जिसमें वीकली टेस्ट जो होते हैं, ये कि बच्चे ने टेस्ट 1 दिया, अब टेस्ट 1 के अंदर उसके मार्क्स कितने हैं सब्जेक्ट वाइज ये, और पूरा आपके पास में एक रिपोर्ट है कि इस महीने में बच्चे ने 4 टेस्ट दिए, मैथ में इतना नंबर चल रहा है, रीजनिंग में इतना, इंग्लिश में इतना, जीएस में इतना। इसका मतलब इसका वीक पॉइंट क्या है, तो उस वीक पॉइंट के अकॉर्डिंग उस बच्चे को मेंटरशिप देना। मेंटरशिप का मीनिंग ये है कि ये नहीं है कि बच्चे को मतलब कि एक प्रॉपर हर बच्चा आ रहा है हर बच्चे को एक ही तरीके से गाइड कर देना, नहीं, हर बच्चे की मेंटरशिप अलग तरीके से होगी। उसके लिए हमने एक मेंटोर यहाँ पर अपॉइंट किए हैं, और बैच वाइज मेंटोर है, वो बच्चे को गैप रिपोर्ट और डायरी के अकॉर्डिंग जो है गाइड करेंगे कि उस बच्चे को किस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा टाइम देना है और किस सब्जेक्ट को कम टाइम देना है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अक्सर विद्यार्थी गलती क्या करते हैं कि जो एक सब्जेक्ट उसका स्ट्रांग है ये, उसी के ऊपर वो अपना वो टाइम दे रहा है, उसे ये पता ही नहीं कि मुझे सिलेक्शन लेना है कि या एक सब्जेक्ट जो ऑलरेडी मेरा स्ट्रांग है। जैसे मान लीजिए किसी के मैथ में अगर 50 में से ही है, 45 46 47 मार्क्स आ रहे हैं ये, तो 50 से ऊपर तो वो नहीं ला सकता नहीं है, लेकिन वो गलती क्या कर रहा है, उसी को बार बार किए जा रहा है, जबकि वहां हमें थोड़ा सा टाइम स्लॉट है कम करना चाहिए, और बाकी जो अदर सब्जेक्ट हमारे हैं ये जो हमारे वीक सब्जेक्ट है उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। अच्छा, तो मेंटर से मेंटरशिप करवा रहे हैं, डाउट जी टीचर से डाउट दिला रहे हैं, जी। प्रॉपर टेस्ट दे रहे हैं, सिलेबस पूरा करा रहे हैं। तो क्या ये जरूरी है कि बच्चा फाउंडेशन पूरा करके सिलेक्शन बैच में आए? मान लीजिए कोई नहीं आना चाहता है तो नहीं फिर? आना चाहता है तो उसमें कोई इश्यू तो नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए फाउंडेशन, देखो एक्चुअली में सर होता क्या है कि एक एग्जांपल आप समझिए इसको, ये क्रिकेट से समझिए। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का आपने नाम सुना है ये, तो सचिन ये कहे कि जी मैं तो क्रिकेट का भगवान हूँ और सभी मुझे ये कहते हैं ये। लेकिन आपने देखा होगा कि उनको भी प्रैक्टिस की नीड होती है ये, और बिना प्रैक्टिस किए आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अब मैं इसमें एक ताज़ा एग्जांपल अभी आपको बताता हूँ। पानीपत कैंपस की बात है, और लगभग शायद मुझे लगता है एवरेज 10 से 15 दिन पहले की बात होगी। एक गार्जियंस आए थे ये, और एक गार्जियंस और थे ये, तो वो आपस में बातें कर रहे थे। बोले कि जी इंडिया में कोचिंग तो आपको गली गली कोने कोने में मिल जाएगी, सारा गेम जो है वो है प्रैक्टिस का ही, कि कोचिंग हर कोई करवा रहा है, कोर्स हर कोई करवा रहा है, ये करवा देगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो आगे निखर कर नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस के लिए हमने सिलेक्शन बेच चला रखा है, जहां पर बच्चे को प्रैक्टिस वगैरह पूरी प्रॉपर करवाई जाती है। हम ये कह सकते हैं कि बाहर जो तैयारी आप 2.5 महीने में कर रहे हैं वो जी लगभग जी। 1 महीने में यहाँ कवर हो। दूसरा, यहाँ पर एक चीज और जो मैं आपसे जानना चाहूंगा हाँ हाँ। कि यदि कोई बच्चा 1 साल 1.5 साल दे रहा है, पूरा प्रॉपर 12 से 14 घंटे मेहनत कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो लाइफ में मार खाता होगा, क्योंकि जिसको कहीं मेहनत कहीं करने की कहा ही नहीं क्षमता रह सकता। गई। जी जी। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि जितने बच्चे हमारे लग के गए अपने हाँ। अपने ऑफिस के सबसे बेस्ट एम्प्लॉय का, बेस्ट लीडरशिप का अवार्ड ले रहे जी हैं, जी मतलब जी। बहुत ज्यादा, कि उनको मेहनत करने की क्षमता डेवलप हो गई। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जी। कि गुरुकुल केवल बच्चे के पढ़ाई के साथ साथ जो है ये अदर एक्टिविटीज़ जो है ये, जैसे कि सैटरडे को हमारा सेशन होता है ये, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, कोई स्पीच वगैरह देता है, कोई शायरी करता है ये। और इसका बड़ा बेनिफिट क्या है कि
गवर्नमेंट जॉब में जब वो आगे जाएगा ये, तो वहाँ बहुत सारी बार उसको ऐसा मौका मिलेगा ये वहाँ बोलने का। तो अक्सर मैं कई बार देखता हूँ जो विद्यार्थी एक तरह से हिचकिचाता है ये, और वो लीडरशिप नहीं कर पाता ये। तो जो लीडरशिप के गुण है वो भी डेवलप करता है यहाँ गुरुकुल ये इसका एक बड़ा प्लस पॉइंट है। मुझे लगता है कि हम लोग बेहतर एफर्ट कर ही रहे हैं, हाँ हाँ और हाँ हाँ। अपग्रेड अपग्रेड अपग्रेड। जी जी जी। और बीच बीच में हम पार्टी फंक्शन भी करा रहे हैं, जी जी जी। बच्चों को ट्रिप पे भी लेके जा रहे हैं। जो हमारा मॉक है वो लगभग बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से हाई लो सभी तरीके की चीज़ों को लेकर के कर रहे हैं। एक अच्छी बड़ी टीम काम कर रही है। ऑनलाइन टेस्ट है, ऑफलाइन टेस्ट है, लेकिन अच्छा। मुझे लगता है फाउंडेशन बैच में सिर्फ ऑफलाइन टेस्ट है सर। वहाँ ओनली ऑफलाइन टेस्ट है ओके क्या? ओके, हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं। वो एमआर बेस पे भी है, और जो नया पैटर्न है उसके अच्छा, अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन और था ये जी। कि सिलेक्शन बैच में स्टडी मटेरियल में क्या मिलता है? सिलेक्शन बैच में मेनली हम जीएस के स्टडी मटेरियल को दे रहे होते हैं, और कुछ नया कोई एग्जाम हो रहा तो वो मैटर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बच्चा जिस नोट से जिस बुक से पढ़ के आया उसी जी को जी। रखें, हम चेंज ना करने पे ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि कोई बुक या कोई नोट्स ऐसा नहीं होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। जिस अच्छा। चीज़ से वो पढ़ के आया हम उसी में मूव ऑन करवाते हैं। कहीं कोई कमी दिखती है हम वहाँ पर अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं असाइनमेंट में। अंत में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो विद्यार्थी जो सरकारी नौकरी का सपना सजोए हैं अपने दिल के अंदर, वो माता पिता जो ये चाहते हैं कि वो अपना सपना खुद तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अगर उनके बच्चे उनका सपना अगर पूरा कर दें और समाज के अंदर ये दिखा सके कि हाँ मेरा बेटा भी सरकारी नौकरी में है ये, और सरकारी नौकरी की तैयारी करवाने के लिए गुरुकुल भारत का एकमात्र वो संस्थान है जहां पर बिना मोबाइल के कॉन्सेप्ट के ऊपर तैयारी करवाई जाती है ये। क्योंकि एक्चुअल में मोबाइल से जब बच्चा आपका घर पे तैयारी कर रहा होता है ये, तो बहुत सारे उसमें रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जैसे सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा चीज़ है ये। बच्चे को खुद को ही पता नहीं चल पाता है कि वो सोशल मीडिया का कब यूज करते हुए अपने 3-4 घंटे अपने जवानी के बर्बाद करने के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी करते समय अपना टाइम कब बढ़ा रहा है। और उसी टाइम को कम करने के लिए श्योर 60 गुरुकुल अपना फाउंडेशन बैच रन करता है, जहां पर बच्चे की एक बढ़िया सुचारू रूप से तैयारी करवाई जाती है, जिसमें क्लासेज होती है, बेसिक क्लासेज होती है, डाउट टीचर है, मेंटोर है, रेमेडियल है, लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटर लैब है, वीकली टेस्ट है। ये सारे कॉन्सेप्ट गुरुकुल अपने फाउंडेशन बैच में रन करता है। आप लोगों ने दोनों लोग को सुना होगा, गौरव सर को भी और दानीवाल सर को, दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा और बहुत ही बाखूबी तरीके से सिलेक्शन बैच और फाउंडेशन बैच बैच की विशेषताओं को बताया। कुछ चीज़ें शायद छूट गई थी तो मैं ऐड करना चाहता हूँ उसमें। जैसे हम लोग मैथ, जीएस, इंग्लिश सारे के असाइनमेंट देते हैं, सारे की सीट देते हैं बच्चों को सॉल्व करने के लिए। हर चीज़ का टाइम स्लॉट फिक्स होता है, तो सीट सारे की मिलती हैं। तो बाकी दोनों लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा। और सिलेक्शन बैच जहाँ एक तेज रफ्तार के साथ, एक सटीकता के साथ परिणाम देने वाला बैच है, वहीं जो हमारा फाउंडेशन बैच है वो न्यू मजबूत करता है, कदम दर कदम कॉन्सेप्ट मजबूत करता है, और भविष्य में एक अच्छी सफलता जहाँ बच्चे केवल ना सिलेक्ट हों बल्कि रैंक लेके आएँ, उसके लिए एक मजबूत नींव प्रदान करता है।